गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर और हमारा नया चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। सबसे पहले तो बात करते हैं कि रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक रेशियो सुना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको शो करता है। फॉर एग्जांपल, एक रेशियो हम पढ़ेंगे करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको शो करता है करंट रेशियो। तो ये जो रेशियो है, ये दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप को शो करते हैं। रेशियो का सबसे बड़ा जो यूज है वो है परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के काम आता है, दो कंपनियों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के काम आता है, किसी बिजनेस की एक्चुअल सिचुएशन क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसकी लिक्विडिटी कैसी है, उसकी एफिशिएंसी कैसी है, इन सब को कैलकुलेट करने के लिए हम रेशियो का यूज करते हैं। हम रेशियो को टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे रेशियो होते हैं लिक्विडिटी रेशियो। सेकंड नंबर पे हमारे रेशियो होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। थर्ड नंबर पे हमारे रेशियो होते हैं एफिशिएंसी रेशियो, जिनको टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं, जिनको एक्टिविटी रेशियो भी कह सकते हैं। और लास्ट नंबर पे हमारे रेशियो होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सारे रेशियो जो है वो हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ये जो भी रेशियो है, जो भी इंपॉर्टेंट रेशियो है, हम सारे इंपॉर्टेंट रेशियो को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हमें करने होते हैं, उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुत सारे रेशियो को डिस्कस करने से। और मैंने अभी आपको बताया कि टोटल 4 तरह के रेशियो होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट 2 रेशियो होते हैं। देखो, हम यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट रेशियो को डिस्कस करेंगे जो जनरली एग्जाम में आते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रेशियो होता है वो होता है करंट रेशियो। अच्छा, लिक्विडिटी रेशियो क्या काम आते हैं? लिक्विडिटी रेशियो किसी बिजनेस की लिक्विडिटी को कैलकुलेट करने के काम आता है। एक बिजनेस में लिक्विडिटी है, नहीं है, ज़्यादा है, कम है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियो का यूज़ करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो में सबसे फर्स्ट रेशियो हम नोट करते हैं करंट रेशियो। सबसे पहला रेशियो करंट रेशियो। करंट रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है करंट रेशियो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स क्या होती है? करंट एसेट्स में हम कैश, बैंक, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म अगर आपने किसी को एडवांस दिया है, उन सब को हम करंट एसेट्स में इंक्लूड करते हैं। बिल्स रिसीवेबल। करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, इन सबको हम करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड करते हैं। लिक्विडिटी को कैलकुलेट करने का सेकंड रेशियो क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट क्या होती है? अगर मैं करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, रिजल्ट इज क्विक एसेट। क्विक रेशियो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को कैलकुलेट करने के काम आता है और करंट रेशियो 1 साल की लिक्विडिटी को कैलकुलेट करने के काम आता है। ये दोनों रेशियो जितने ज़्यादा होते हैं मतलब लिक्विडिटी ज़्यादा है, और रेशियो कम होने का मतलब है
लिक्विडिटी कम है। लिक्विडिटी रेशियो में वैसे तो आप नोट्स देखोगे तो और भी रेशियो दिए हुए हैं, बट सबसे जो इम्पोर्टेंट रेशियो है हम अभी उसी को डिस्कस करने वाले हैं। जो कम इम्पोर्टेंट रेशियो होंगे वो हम सबसे लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट रेशियो, तो लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो किसी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के यूज आते हैं। सबसे नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बिल्कुल आप लोग समझते हो क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। इट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सेकंड नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। इट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। थर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। बिजनेस ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट हुआ हम उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैसे जनरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कहते हैं ईबीआईटी को। नेट प्रॉफिट में टैक्स ऐड कर दो और इंटरेस्ट ऐड कर दो तो हम उसको क्या कहते हैं? ईबीआईटी। अगर किसी एसेट को बेचने से हमें लॉस हो रखा है तो उस लॉस को भी हमें यहां ऐड करना है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर इसी तरीके से अगर किसी एसेट को बेचने से हमें प्रॉफिट हो रखा है तो उस प्रॉफिट को हम करेंगे माइनस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है और उस इन्वेस्टमेंट पर हमें इनकम हो रही है तो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट को भी हमें नेट प्रॉफिट में से माइनस करना होता है। रिजल्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वैसे अगर कुछ भी डिटेल नहीं दे रखी है तो हम ईबीआईटी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, बट अगर कुछ और डिटेल है तो हमें इस जो मैंने आपको लिखा है अभी उस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है। फोर्थ नंबर पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इसको कह सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हम जस्ट अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू, बिजनेस में हम कैपिटल को अरेंज करते हैं, कहाँ कहाँ से अरेंज करते हैं? इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से, लॉन्ग टर्म लोन से और रिजर्व एंड सरप्लस से। ये सारे हमारे सोर्स ऑफ कैपिटल है। अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस इन्वेस्टमेंट
माइनस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है अगर कोई फिक्स्ड एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो हम उसको कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर वो है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। उसमें से माइनस करते हैं अगर आपने किसी को एडवांस दे रखा है, ऐसे ही लोन दे रखा है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम उसको भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय माइनस करेंगे। जनरली क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एडवांस ये सब दिया हुआ नहीं होता, तो जो भी सोर्स ऑफ कैपिटल है उनको आप ऐड करोगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगी। अगर इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं तो उसको माइनस करना है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, अगर आपने किसी को एडवांस दे रखा है तो वो आपको माइनस करने पड़ेंगे टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओआई किसी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है। आरओआई ये बताता है कि हमने बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किया और हमें उस बिजनेस इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिल रहा है। इट इज कॉल्ड आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट रेशियो है इसमें रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इनको क्या मिलता है? इनको रिटर्न का मतलब हो गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो होता है वो उसमें से हम सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। तो शेयर होल्डर का रिटर्न मतलब नेट प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड मल्टीप्लाई बाय 100। इट इज रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। ये शेयर होल्डर फंड क्या होता है? शेयर होल्डर फंड, आपने बैलेंस शीट पढ़ी होगी, उसमें सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। मतलब शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इट इज शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के 3-4 नाम और है। मतलब ये जो शेयर होल्डर फंड है हम इसको नेट वर्थ भी कह सकते। मतलब चाहे आप शेयर होल्डर फंड को, चाहे आप इसको नेट वर्थ को, एक ही बात है। या फिर आप इसको प्रोप्राइटरी फंड भी कह सकते हो, प्रोप्राइटरी फंड भी कह सकते हो। या फिर आप इसको इक्विटी भी कह सकते हो, इक्विटी। तो इसका मतलब है ये जो फॉर्मूला हमने लिखा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो रिटर्न ऑन नेट वर्थ। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो रिटर्न ऑन प्रोप्राइटरी फंड। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो रिटर्न ऑन इक्विटी। सबका एक ही मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो अर्निंग पर शेयर। नेट प्रॉफिट में से अगर मैं प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। और अगर मैं उसमें डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का तो मुझे मिल जाएगा अर्निंग पर शेयर। एक होता है इक्विटी अर्निंग यील्ड, एक होता है अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब जैसे मान लीजिए एक शेयर है जिसकी मार्केट में रेट है 500 रुपये और उसका अर्निंग पर शेयर है 50 रुपये। मतलब 500 रुपये की रेट पर, 500 रुपये की वैल्यू पर कमाई कितनी है? 50 रुपये, मतलब 10%। इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। तो अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला है अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। एक आता है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड इक्वल्स टू, इसमें अर्निंग पर शेयर की जगह डिविडेंड पर शेयर,
डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। ये कहता है कि आपने मार्केट प्राइस पर कितना परसेंटेज का डिविडेंड दिया, इट इज कॉल्ड डिविडेंड यील्ड। एक इसमें पीई रेशियो, पूरा नाम होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। एक आप रेशियो लिख सकते हो ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, सेल्स में से अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करेंगे, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल्स में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंटेज है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ये कुछ रेशियो है जो प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के काम आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो, ठीक है, और भी थोड़े बहुत होते हैं, अपन सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद में थर्ड नंबर पे हमें रेशियो देखने हैं और वो है एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो जिसको आप एक्टिविटी रेशियो भी कह सकते हैं, आप जिसको टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं, एक्टिविटी रेशियो, या फिर आप इसको टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं। ये किसी बिजनेस की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के काम आते हैं। बिजनेस एफिशिएंट है, बिजनेस कम एफिशिएंट है, एवरेज एफिशिएंसी है, इन सब को कैलकुलेट करने में हम एफिशिएंसी रेशियो का यूज लेते हैं। एफिशिएंसी रेशियो में सबसे पहला रेशियो है कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है ये हम ऑलरेडी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब हमने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया, मान लीजिए हमने बिजनेस में 5 करोड़ इन्वेस्ट किए और हमारी सेल्स होती है 25 करोड़, तो 25 करोड़ डिवाइडेड बाय 5 करोड़, हमारा कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो गया 5। कैपिटल टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा होता है बिजनेस में एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा मानी जाती है। जिस कंपनी का कैपिटल टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा है। मूवमेंट ऑफ कैपिटल फास्ट है, बिजनेस करने की जो स्पीड होती है, हर काम करने की जो स्पीड होती है वो फास्ट है। कैपिटल टर्नओवर रेशियो। दूसरा रेशियो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, ये भी कुछ कैपिटल टर्नओवर रेशियो के जैसे ही है। इसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तीसरा रेशियो होता है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। देखिए हमारी जो कैपिटल होती है उसका कुछ पोर्शन तो फिक्स्ड एसेट्स में जाता है और कुछ पोर्शन वर्किंग कैपिटल में जाता है। मतलब कैपिटल के दो पार्ट हो गए, फिक्स्ड एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट किया, वर्किंग कैपिटल में आपने इन्वेस्ट किया। तो ये होता है सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। और एक होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट रेशियो स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, हमारा जो स्टॉक है, हम स्टॉक को या तो खरीदते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर हम उसको बेच देते हैं, फिर हम खरीदते हैं या बनाते हैं या बेच देते हैं। ये जो स्टॉक रिप्लेस होता है बार बार, खरीदते हैं बेच देते हैं, खरीदते बेचते हैं, या बनाते हैं बेच देते हैं, बनाते बेच देते हैं, ये कितनी बार होता है, स्टॉक कितनी बार रिप्लेस होता है, इज कॉल्ड स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। मतलब स्टॉक का मूवमेंट फास्ट होना चाहिए। स्टॉक अगर स्लो स्पीड से चलेगा तो डेड स्टॉक होने के चांसेज है, स्टॉक की क्वालिटी खराब होने के चांसेज है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा, आरओआई कम हो जाएगी। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एंड व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स
माइनस जीपी। सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। बट बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये डिटेल अलग अलग से हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर स्टॉक की एक डिटेल ही आपके पास है तो फिर आप उसी को यहाँ पर लिख दोगे। मतलब अगर ओपनिंग क्लोजिंग अलग अलग दिया हुआ है तो एवरेज निकाल लीजिए। अगर एवरेज निकालने की कोई डिटेल क्वेश्चन में नहीं है तो फिर आप जो स्टॉक का एक अमाउंट दिया हुआ है उसी से स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल लीजिए। एक होता है स्टॉक होल्डिंग पीरियड। स्टॉक होल्डिंग पीरियड, स्टॉक होल्डिंग पीरियड का मतलब होता है स्टॉक आपने खरीदा और बेचा, या फिर स्टॉक आपने मैन्युफैक्चर किया और बेचा। तो बेचना और खरीदने और बेचने के बीच में कितने टाइम तक स्टॉक आपके पास होल्ड होता है, या फिर बनाया और बेचा इसके बीच में कितना टाइम तक आप स्टॉक होल्ड करके रखते हो, इस कॉल्ड स्टॉक होल्डिंग पीरियड। ये या तो डेज में कैलकुलेट हो सकता है, मंथ में भी कैलकुलेट हो सकता है। अगर डेज में कैलकुलेट होगा तो 365, अगर मंथ में कैलकुलेट होगा तो 12 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। हाँ, वीक में भी निकल सकता है। अगर वीक में आप कैलकुलेट कर रहे हो तो 52 में डिवाइड हो जाएगा। हो सकता है बहुत बार क्वेश्चन में दिया हुआ है डेज में और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 360 डेज इन ए ईयर, तो आपको 365 की जगह 360 लिखना है। स्टॉक होल्डिंग पीरियड जितना कम होगा उतना अच्छा है। मतलब स्टॉक होल्डिंग पीरियड कम होने का मतलब है स्टॉक फटाफट से रिप्लेस होता रहता है, तो वो बिजनेस के लिए अच्छा है। डेटर टर्नओवर रेशियो, आपने डेटर को माल बेचा, फिर आपने उनसे पैसे कलेक्ट किए, फिर बेचा, फिर पैसे कलेक्ट किए, फिर बेचा, फिर पैसे कलेक्ट किए। ये एक साल में ये कितनी बार होता है ट्रांजैक्शन, उसको हम कहते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो। मतलब डेटर्स का मूवमेंट बताता है डेटर टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। व्हाट इज रिसीवेबल्स? रिसीवेबल्स का मतलब है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों को जोड़कर हम क्या कहते हैं, रिसीवेबल्स। और व्हाट इज एवरेज रिसीवेबल? ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अगर क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल की डिटेल दे रखी हो तब तो रिसीवेबल्स है, अगर बिल्स रिसीवेबल की डिटेल नहीं दे रखी है तो फिर केवल डेटर्स। डेटर को ही फिर हम रिसीवेबल्स कहेंगे अगर बिल्स रिसीवेबल की कोई डिटेल नहीं है तो। ये जितना ज़्यादा होगा बिजनेस के लिए अच्छा है। मतलब डेटर्स का रोटेशन फास्ट है, फटाफट से कलेक्शन होता है, फिर माल बेचते हैं, बैड डेट्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो डेटर टर्नओवर रेशियो फास्ट मतलब ज़्यादा होना चाहिए। डेटर कलेक्शन पीरियड, इसको बहुत बार शॉर्ट में डेट कलेक्शन पीरियड भी कह सकते हैं। डेटर कलेक्शन पीरियड या फिर इसको कहता है डेटर वेलोसिटी। ये भी डेज में या मंथ में कैलकुलेट हो सकता है, डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर कलेक्शन पीरियड बताता है कि ऑन एन एवरेज कितने टाइम में हमें डेटर से पैसा मिलता है। ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। मतलब डेटर कलेक्शन पीरियड फास्ट होना, मतलब डेटर कलेक्शन पीरियड कम होना चाहिए, मतलब जल्दी जल्दी पैसा मिलता है ना। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, जैसे डेटर टर्नओवर रेशियो बताता है कि डेटर का मूवमेंट बताता है, तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्रेडिटर का मूवमेंट बताता है। इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल। एवरेज पेबल, पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल इक्वल्स टू पेबल। और एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग पेबल प्लस क्लोजिंग पेबल डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट। ये जितना ज़्यादा हो, ये क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है, जिससे कि पेमेंट हम लेट करेंगे, हमें ज़्यादा टाइम पीरियड मिलेगा पेमेंट करने का। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, ऑन एन एवरेज कितने टाइम में हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं। ये डेज में निकल सकता है, मंथ में निकल सकता है, डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। हाँ ऑब्वियस है, वीक में भी निकल सकता है, तो वहाँ पर 52 में डिवाइड कर देंगे। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जनरली जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है वो या तो डेज में होता है या मंथ में होता है। ये हो गए हमारे एफिशिएंसी रेशियो। फिर हम करते हैं लास्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। कैपिटल का स्ट्रक्चर, देखो हमारी जो कैपिटल है वो दो तरह के सोर्सेज से बनी हुई होती है। एक होता है शेयर होल्डर का पैसा और एक होता है डेप्ट का पैसा।
हमारी जो कैपिटल हम अरेंज करते हैं शेयर होल्डर और डेब्ट। शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और डेब्ट में डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन। एक कैपिटल में शेयर होल्डर का पैसा जितना ज्यादा होगा रिस्क कम होगी, और डेब्ट का पैसा जितना ज्यादा होगा रिस्क ज्यादा होगी। डेब्ट क्रिएट रिस्क, क्योंकि डेब्ट पर फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, और डेब्ट का एक टाइम के बाद में रीपेमेंट भी करना होता है। तो डेब्ट क्रिएट रिस्क, तो डेब्ट ज़्यादा होगा, डिबेंचर ज़्यादा होंगे, लॉन्ग टर्म लोन ज़्यादा होगा तो रिस्क ज़्यादा होगी, और शेयर होल्डर का पैसा ज़्यादा होगा तो रिस्क कम होगी। बट शेयर होल्डर का पैसा ज़्यादा होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेयर होल्डर फंड की ज़्यादा होती है। और अगर डेब्ट का पैसा ज़्यादा होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होने के चांसेज है, क्योंकि डेब्ट की कॉस्ट कम होती है। तो प्रॉफिट और रिस्क इन दोनों में आपको एडजस्टमेंट करना होता है, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपनी कैपिटल को डिज़ाइन करना होता है, मतलब आपको अपनी कैपिटल का स्ट्रक्चर फिक्स करना होता है। इसमें पहला रेशियो हम लिख सकते हैं डेट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेब्ट इक्विटी रेशियो बताता है कि डेब्ट इक्विटी का मतलब है यहां पर केवल इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर फंड का एक नाम और है इक्विटी। तो इक्विटी इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो जो नॉन करंट लाइबिलिटी है और जो डेब्ट है और जो शेयर होल्डर फंड है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है ये बताता है डेट इक्विटी रेशियो। ये रेशियो जितना ज़्यादा होता है मतलब उतनी ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि डेब्ट ज़्यादा होगा तो ये रेशियो ज़्यादा होगा, शेयर होल्डर फंड ज़्यादा होगा तो ये रेशियो कम होगा, मतलब कम रिस्क है। तो रेशियो ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा रिस्क, कम होने का मतलब है कम रिस्क। इसमें दूसरा रेशियो लिखेंगे हम कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये जो हमारी कैपिटल है इसमें कुछ कैपिटल के सोर्स ऐसे हैं जिस पर फिक्स चार्जेज होते हैं। डिवेंचर पर फिक्स इंटरेस्ट होता है, लोन पर फिक्स इंटरेस्ट होता है, प्रेफरेंस शेयर पर फिक्स डिविडेंड होता है। मगर एक सोर्स ऐसा होता है जिस पर फिक्स चार्जेस नहीं होते, और वो होता है इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा। उस पर कोई फिक्स चार्जेस नहीं होते, कोई फिक्स डिविडेंड नहीं, कोई फिक्स इंटरेस्ट नहीं। तो जो फिक्स चार्जेज फंड है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेब्ट, ये फिक्स चार्जेज फंड हो गया। डेब्ट का मतलब डिवेंचर प्लस लोन डिवाइडेड बाय नॉन फिक्स चार्जेज फंड। नॉन फिक्स चार्जेज फंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो ये बताता है कि जो फिक्स चार्जेज फंड है और जो नॉन फिक्स चार्जेज फंड है इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसको कहते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो। एक रेशियो हम यहां पर लिखते हैं और वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी रेशियो, इट इज प्रोप्राइटर फंड। प्रोप्राइटर फंड का मतलब शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये रेशियो जितना ज्यादा होता है रिस्क कम होती है। रेशियो कम होने का मतलब है ज्यादा रिस्क। अच्छा, इसके अलावा कुछ कवरेज रेशियो दिए हुए हैं जिसमें दो कवरेज रेशियो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक कवरेज रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और दूसरा कवरेज रेशियो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। एक कंपनी अपने डेब्ट पर इंटरेस्ट का पेमेंट देती है। इंटरेस्ट किस में से दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है ईबीआईटी में से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आप क्या देते हो? इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट है उसका कितना गुना ईबीआईटी है हम उसको कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ईबीआईटी मान लेते हैं 5 लाख रुपए और आपका इंटरेस्ट 1 लाख है, तो आपको 5 लाख में से 1 लाख देना है। तो जो आप 1 लाख इंटरेस्ट दे रहे हो वो 5 लाख में से दे रहे हो,
तो जो EBIT है वो इंटरेस्ट का 5 गुना है, मतलब आप 5 गुने में से 1 गुना दे रहे हो, इंटरेस्ट जो दे रहे हो वो इंटरेस्ट का 5 गुना है। इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये इंटरेस्ट की सेफ्टी के लिए कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, कितनी सेफ्टी है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जनरली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का यूज़ करते हैं। जितनी ज़्यादा कवरेज रेशियो होगा मतलब उतनी ज़्यादा सेफ्टी। सेम इसी तरीके से प्रेफरेंस डिविडेंड की सेफ्टी के लिए हम प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड किस में से दिया जाता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट का वैसे मतलब आफ्टर टैक्स ही होता है ना, तो नेट प्रॉफिट में से हम प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं, तो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड का उतना ही ज़्यादा कवरेज है, मतलब उतनी ज़्यादा सेफ्टी है। इट इज़ कवरेज रेशियो। तो ये कुछ रेशियो है जो हम यहाँ पर काम में लेते हैं, और भी कुछ रेशियो नोट्स में दे रखे हैं, बट अभी हम इन सारे रेशियो के बेस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फिर लास्ट में जो बचे हुए रेशियो हैं उसमें से भी कुछ रेशियो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। अब मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूँ तो इस चैप्टर में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए हुए होंगे या डिटेल दे रखी होगी और आपको कहते हैं करंट रेशियो निकालो, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो, कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालो, डेट इक्विटी रेशियो निकालो। ये इस टाइप के क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या उसकी डिटेल दे रखी होगी और उससे आपको रेशियो निकालने हैं। वो आपको ये पता होना चाहिए कि इस रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है और आप उससे उस रेशियो की कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको कुछ डिटेल दे रखी होती है और कुछ डिटेल आपको कैलकुलेट करनी होती है। जैसे मान लो कुछ डिटेल दिए और फिर कहते हैं डेटर्स निकालो, स्टॉक निकालो, ये आपका फिक्स्ड एसेट्स निकालो, शेयर होल्डर फंड निकालो, क्रेडिटर्स निकालो, सेल्स निकालो, क्रेडिट सेल्स निकालो, कैश परचेज निकालो, ये सब कुछ। तो कुछ डिटेल दी हुई होगी और कुछ डिटेल से आपको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कुछ डिटेल्स मतलब जैसे कुछ अमाउंट दिए हुए होंगे, कुछ रेशियोज दिए हुए होंगे और फिर आपको कुछ और डिटेल्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, बैलेंस शीट बनानी होती है, ट्रेडिंग P&L बनाने होते हैं। अब इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक टाइप का तो क्वेश्चन है कि आपको बैलेंस शीट और ट्रेडिंग P&L बने हुए हैं, क्वेश्चन ने बना के दिए हैं, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है और कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, आपको उसको कंप्लीट करना है। और एक आता है जिसमें बिल्कुल कुछ दिया हुआ ही नहीं है, पूरी की पूरी बैलेंस शीट आपको फ्रेम करनी है कि पूरी बैलेंस शीट कैसे बनेगी या ट्रेडिंग P&L कैसे बनेगी, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका हॉरिजेंटल फॉर्मेट होता है जिसमें एक तरफ लाइबिलिटी होती है एक तरफ एसेट होती है, आप वैसे बैलेंस शीट बना सकते हो क्योंकि मॉड्यूल में ऐसा किया हुआ है। तो वर्टिकल फॉर्मेट में आपको बैलेंस शीट की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे हॉरिजेंटल फॉर्मेट में एक तरफ लाइबिलिटी एक तरफ एसेट, जो हम नॉर्मल तरीके से जो बैलेंस शीट बनाते हैं वैसी बैलेंस शीट आपको यहाँ पर बनानी है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जो आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। ज़्यादा भारी चैप्टर नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे कोई फॉर्मूले का कुछ खास कॉन्सेप्ट भी नहीं है। ये जो भी रेशियो मैंने आपको लिखा है उसको आपको 3-4 बार पढ़ना है। एक बार जब आप 3-4 बार पढ़ोगे तो ये थोड़े याद हो जाएंगे और फिर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा ठीक है बिल्कुल सॉल्व हो रहे हैं। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस का चैप्टर है, कॉन्सेप्ट का इतना चैप्टर नहीं है। अच्छा, इसमें एक और आता है जिसमें रेशियो के बेस पर आपको एनालिसिस करना होता है, बट एनालिसिस करने टाइप क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते नहीं है, तो वो नोट्स में भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 नवंबर 2019 अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ट्रैम लिमिटेड, the equity share of which is trading in the stock market at ₹14। ट्राम लिमिटेड की कुछ डिटेल दे रखी है, उसके शेयर की जो प्राइस है वो ₹14 है, ये है मार्केट प्राइस पर शेयर 14।
इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की फेस वैल्यू और एक शेयर 10 रुपए का है, मतलब नंबर ऑफ शेयर अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर भी है 2 लाख रुपए के, 10% डिविडेंड की रेट है। रिजर्व 8 लाख, डिबेंचर 6 लाख जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब ईबीआईटी, ईबीआईटी 4 लाख, इंटरेस्ट 60,000 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 2,40,000। नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है। आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पता करना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। रिटर्न का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, डेप्ट, सबको इंक्लूड करते हैं ना। तो देखो सबसे पहले सारा डिटेल आपको क्वेश्चन में सीधे सीधे दिया हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट, सॉरी ईबीआईटी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दे रखी है 10 लाख, प्लस प्रेफरेंस शेयर आपको दे रखे 2 लाख, प्लस रिजर्व आपको दे रखे 8 लाख और प्लस डिबेंचर आपको दे रखे 6 लाख और इन सब की टोटल होती है 26 लाख। तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 26 लाख। करेक्ट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE इक्वल्स टू ईबीआईटी आपको दे रखा है 4 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 26 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 4 lakh divided by 26 lakh multiplied by 100 equals to 15.385%. It is return on capital employed. फिर हमें कैलकुलेट करना है सेकंड नंबर पे अर्निंग पर शेयर ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट, उसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड और उसमें डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का। नेट प्रॉफिट मतलब आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ वो नेट प्रॉफिट है 2,40,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें दे रखी है 2 लाख की और 10% डिविडेंड की रेट है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया 20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है हमारे 1 लाख, तो अर्निंग पर शेयर हो गया 2.20। फिर लास्ट हमें कैलकुलेट करना है पीई रेशियो। पीई रेशियो का फॉर्मूला, पीई रेशियो मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो, फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर हमें क्वेश्चन में दे रखी है 14 और अर्निंग पर शेयर हमने कैलकुलेट किया 2.2। 14 डिवाइडेड बाय 2.2 इक्वल्स टू 6.364। इट इज पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। करेक्ट, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, MNP Limited has made plan for the next year 2010-11. It is estimated that the company will employ total asset of rupees 25 lakh. Total assets 25 lakh. 30% of asset being financed by debt. 25 लाख की टोटल एसेट्स होगी, उसका 30% हम फाइनेंस करेंगे डेप्ट से, तो 25 लाख का 30%, 7,50,000 का तो लोन लेंगे जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 9% पर एनम। डायरेक्ट कॉस्ट 15 लाख होगी। ऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड रुपीज 2,40,000।
Sales revenue are estimated rupees 22,50,000. Tax rate is assumed to be 40%. You are required to calculate net profit ratio, return on asset, asset turnover और रिटर्न ऑन इक्विटी। देखिए सबसे पहले तो बनाते हैं कुछ वर्किंग नोट। हमारी जो टोटल एसेट है, टोटल एसेट्स वो है 25 लाख की। इसका 30% हम डेब्ट से फाइनेंस करेंगे। इसका मतलब है 7,50,000 का लेंगे हम लोन। इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग है वो इक्विटी से, इक्विटी शेयर वो होगा 70%। इसका मतलब है 25 में से 7,50,000 माइनस किया तो 17,50,000 की होगी इक्विटी शेयर, दोनों मिलकर 25 लाख रुपए। ये वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट नंबर 2, हमें क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है और वो हमें दे रखी है 22,50,000। सेल्स में से अगर डायरेक्ट कॉस्ट वो होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंडिचर होते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 15 लाख। अगर मैं सेल्स में से डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस करूंगा तो मुझे जीपी मिल जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट, विच इज 7,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मैं इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस, मतलब P&L के जो एक्सपेंडिचर है, अगर मैं इसमें से 240 माइनस करूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो मुझे EBIT मिल जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, विच इज 5,10,000। इसमें से माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना, यहाँ पर हमें लोन अमाउंट दे रखा है 7,50,000 और इंटरेस्ट की रेट है 9%। तो 7,50,000 का 9%, 67,500 हमें दे रखा है इंटरेस्ट। 67,500 का इंटरेस्ट। तो 5,10,000 माइनस 67,500, 442,500 का हो जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अगर मैं इसमें से माइनस करूं टैक्स, और टैक्स की रेट मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, टैक्स की रेट क्वेश्चन में दे रखी है 40%। अगर मैं इसमें से 40% टैक्स माइनस कर दूं, 442,500 का 40%, तो ये होता है 1,77,000। तो रिजल्ट आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आएगा 265,500। करेक्ट। अब देखिए हमें सबसे पहले पॉइंट में क्या पता करना है, नेट प्रॉफिट रेशियो पता करना है। नेट प्रॉफिट रेशियो होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 265,500, हमें अभी वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया, और हमारी सेल्स है 25 लाख। नो, हमारी सेल्स है 22,50,000। 265,500 डिवाइडेड बाय 22,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 11.8% नेट प्रॉफिट रेशियो। फिर हमें कैलकुलेट करना है सेकंड नंबर पे रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, इट इज EBIT 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। EBIT कितना है, EBIT है आपका 5,10,000। 5,10,000, टी का मतलब टैक्स रेट, टैक्स की रेट है 40%, 1 माइनस 0.4, और आपकी टोटल एसेट्स कितनी है 25 लाख की है, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 5,10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6 डिवाइडेड बाय 25 लाख।
इंटू 100, 12.24%। थर्ड नंबर पे हमें कैलकुलेट करना है एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। हमारी सेल्स कितनी है? हमारी सेल्स है 22,50,000 और हमारी टोटल एसेट्स कितनी है? 25 लाख है, तो 0.90। लास्ट पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। रिटर्न ऑन इक्विटी में रिटर्न का मतलब होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने कैलकुलेट किया, इट इज 265,500। 265,500। शेयर होल्डर फंड है 17,50,000। हमारी टोटल फंड, टोटल एसेट्स है 25 लाख, उसमें से 7.5 लाख का लोन है, बाकी इक्विटी 17,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 265,500 डिवाइडेड बाय 17,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 15.17%। it is written on equity. Next question, क्वेश्चन नंबर थर्ड। टोटल एसेट, ये अभी जैसा क्वेश्चन किया था सेकंड, वैसा ही क्वेश्चन है थर्ड। टोटल एसेट्स 10 लाख रुपीज, डेप्ट टोटल एसेट्स का 50% है, तो 50% इक्विटी। इंटरेस्ट 10%, डायरेक्ट कॉस्ट इंटरेस्ट का 10 टाइम्स है, मतलब जितना इंटरेस्ट है उसका 10 गुना हमारा डायरेक्ट कॉस्ट है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस जो P&L में आते हैं वो 1 लाख रुपए। गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट ए मार्जिन ऑफ 50% ऑन डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट 50% मार्जिन होके हम उसको सेल करते हैं, ठीक है। टैक्स की रेट है 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन। आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन पता, मतलब वही नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब EBIT, सेल्स का कितना परसेंटेज है वो पता करना है। रिटर्न ऑन एसेट पता करना है, EBIT 1 - T डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इंटू 100। और रिटर्न ऑन ऑनर इक्विटी, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड जो है उस पर कितना परसेंटेज रिटर्न आता है। हमें ये 4 पॉइंट कैलकुलेट करना है। ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने फर्स्ट किया, इससे पहले वाला सेकंड क्वेश्चन किया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट से। हमारी टोटल एसेट्स कितनी है? टोटल एसेट इट इज ₹10 लाख। टोटल एसेट्स में डेप्ट 50% है, मतलब 5 लाख रुपीज का डेप्ट है, तो इक्विटी रिमेनिंग 50%, 5 लाख रुपीज की इक्विटी है। अच्छा, इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट 5 लाख रुपीज का लोन है और इंटरेस्ट की रेट है 10%। इट मीन्स इंटरेस्ट इक्वल्स टू ₹50,000। इंटरेस्ट 50,000 रुपये। और हमारी डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है? डायरेक्ट कॉस्ट जो इंटरेस्ट है 50,000 उसका 10 टाइम्स है, मतलब हमारी डायरेक्ट कॉस्ट हो गई 5 लाख रुपीज। हमारी सेल्स कितनी है? ये दिखा हुआ है टोटल गुड्स आर सोल्ड टू एट ए मार्जिन ऑफ 50% ऑन द डायरेक्ट कॉस्ट। जो डायरेक्ट कॉस्ट है 5 लाख रुपए, उसमें 50% ऐड कर दो, हमारी सेल्स हो गई 7,50,000 रुपीज। वर्किंग नोट नंबर थर्ड, हमारी सेल्स कितनी है? 7,50,000 रुपीज है। इसमें से माइनस करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है 5 लाख, तो GP आएगा 2,50,000, जिसको आप EBIT के ये हो गया हमारा GP।
जीपी हो गया 2,50,000, इसमें से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में दे रखे 1,00,000 रुपए, 1,00,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमें मिलेगा ईबीआईटी। ईबीआईटी इक्वल्स टू 1,50,000, इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट 50,000, तो हमें मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स कितना मिलेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स हमें मिलेगा 1,00,000 रुपए। इसमें से माइनस करेंगे हम टैक्स, और टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इट इज़ 30%। अगर इसमें से 30% टैक्स माइनस करेंगे जो कि 30,000 होता है, तो हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 70,000। नेट प्रॉफिट 70,000 आफ्टर टैक्स। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछ रखा है नेट प्रॉफिट मार्जिन, मतलब नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट मतलब आफ्टर टैक्स, इट इज 70,000 डिवाइडेड बाय सेल 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 70,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100 इक्वल्स टू 9.33%। इट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। पॉइंट नंबर बी, फिर हमें कैलकुलेट करना है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी। ईबीआईटी हमें दे रखा है 1,50,000, सेल्स 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 20%। 20% इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, इसके बाद हमें थर्ड पॉइंट पे कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। ईबीआईटी हमने कैलकुलेट किया 1,50,000। टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 30%, 1 माइनस 0.3। टोटल एसेट्स हमारी हो गई 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.7 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 10.5%। इट इज रिटर्न ऑन एसेट। और लास्ट पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन ऑनर इक्विटी। रिटर्न ऑन ऑनर्स इक्विटी, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट कितना है, आपका नेट प्रॉफिट है 70,000, शेयर होल्डर फंड है आपका 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 14%। इट इज रिटर्न ऑन ऑनर इक्विटी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो, वो पहले वाले जो 3 क्वेश्चन थे उसमें तो रेशियो निकालने थे। अब आपको कुछ डिटेल, ये जो चौथा क्वेश्चन है इसमें कुछ डिटेल आपको दे रखी है और कुछ और डिटेल आपको कैलकुलेट करनी है। कुछ डिटेल है, कुछ अमाउंट है, कुछ रेशियो है, ये दिए हुए हैं और आपको कुछ और डिटेल आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन May 22 के अटेम्प्ट में आ रखा है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड रेशियो आर गिवन फॉर W लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022। इक्विटी शेयर कैपिटल
10 लाख रुपए, एक 10 रुपए का शेयर है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 1 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड का 0.5 है, सेल्स शेयर होल्डर फंड का 1.5 है, करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5, डेटर टर्नओवर रेशियो दे रखा है 6, स्टॉक वेलोसिटी दे रखा है 2 मंथ, जीपी रेशियो दे रखा है 20%, और नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मतलब सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, वो दे रखा है 2.5। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, शेयर होल्डर फंड पता करना है आपको, स्टॉक पता करना है, डेटर्स पता करना है, आपको करंट लाइबिलिटी पता करनी है, और आपको कैश बैलेंस पता करना है। Following information and ratio are given for W Limited for the year ended 31st March 2022। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इसमें शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करना है। अब शेयर होल्डर फंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो उसको देखते हैं। देखो यहां पर हमें क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 10 लाख रुपए। इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ये दोनों मिलकर शेयर होल्डर फंड, क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ये दोनों मिलकर क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड आएगा। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दे रखी है 10 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड का 0.5 है, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस को एक बार के लिए हम x मान लेते हैं। अगर मैं रिजर्व एंड सरप्लस को x मान लूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों मिलकर क्या होगा, शेयर होल्डर फंड हो जाएगा। शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू 10 लाख प्लस x। अब ये दे रखा है कि जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो शेयर होल्डर फंड का 0.5 है, शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस को हमने क्या माना, x, शेयर होल्डर फंड क्या हो गया 10 लाख प्लस x इक्वल्स टू 0.5। तो हम इससे x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 5 लाख प्लस 0.5x, ये इधर जाएगा तो पीछे बचेगा 0.5x इक्वल्स टू 5 लाख, और x हो जाएगा 10 लाख रुपए। x क्या हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है, 10 लाख, तो शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू शेयर कैपिटल 10 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख, टोटल शेयर होल्डर फंड हो गया 20 लाख। पॉइंट नंबर बी, हमें स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में हमें दे रखा है सेल्स अपॉन शेयर होल्डर फंड दे रखा है, हमें शेयर होल्डर फंड पता है तो हम इसे सेल्स निकाल सकते हैं। सेल्स इक्वल टू सेल्स अपॉन शेयर होल्डर फंड दे रखा है 1.5, हमें शेयर होल्डर फंड पता है 20 लाख, तो 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5, हमारी सेल्स हो गई 30 लाख रुपीस। ठीक है, अच्छा हमें क्वेश्चन में जीपी रेट दे रखी है 20%, तो सेल्स का 80% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू 30 लाख सेल्स, इसका 80% 24 लाख इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें क्वेश्चन में स्टॉक वेलोसिटी दे रखी है 2 मंथ, स्टॉक वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्टॉक वेलोसिटी मंथ में दे रखी है तो इसका फॉर्मूला होता है 12 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये हमें दे रखा है 2 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमारा हो गया 6। वैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। मगर मैंने आपको कहा था कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में कोई डिटेल नहीं हो तो आप यहां पर एवरेज की जगह केवल स्टॉक लिख दो। ठीक है, हमें ये दे रखा है 6,
हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है 24 लाख डिवाइडेड बाय स्टॉक। इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो स्टॉक विच इज ₹4 लाख। नेक्स्ट पॉइंट यहां हमें दे रखा है, आप डेटर्स कैलकुलेट करो। हमें क्वेश्चन में डेटर टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। अच्छा, पहली बात तो इस क्वेश्चन में कहीं भी बिल्स रिसीवेबल की डिटेल नहीं है, तो बिल्स रिसीवेबल नहीं है तो केवल रिसीवेबल की जगह डेटर लिख सकते हो। अच्छा, ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर की भी डिटेल नहीं है तो आप केवल डेटर लिख सकते हो। सेल्स का बाइफर्केशन नहीं किया हुआ है कि कितनी कैश और कितनी क्रेडिट, तो आप पूरी सेल्स को क्रेडिट एज्यूम कर सकते हो। डेटर टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है? इट इज 6। ये दे रखा है आपको 6। सेल्स आपकी हो गई 30 लाख डिवाइडेड बाय डेटर, तो आप इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हो? आप इससे डेटर कैलकुलेट कर सकते हो विच इज ₹5 लाख। ये आपका सी पॉइंट का आंसर आ गया। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट में कैलकुलेट करना है करंट लाइबिलिटीज, और आपको पता करना है कैश बैलेंस। ठीक है। अच्छा, आपको क्वेश्चन में दे रखा है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? स्टॉक आता है, डेटर आता है और कैश आता है। आपको स्टॉक पता है, डेटर पता है, मगर कैश नहीं पता। ठीक है। और अच्छा, यहां पर एक दे रखा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो विच इज 2.5। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। ये दे रखा है आपको 2.5। आपको सेल्स पता है 30 लाख, तो आप इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हो? आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू 30 लाख डिवाइडेड बाय 2.5। 30 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल्स टू ₹12 लाख। वर्किंग कैपिटल हो गई हमारी 12 लाख रुपए। करेक्ट। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। हमें करंट रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में और वो दे रखा है 2.5। करंट रेशियो 2.5 का मतलब क्या? कि हमारी जितनी करंट लायबिलिटी है उससे 2.5 गुना हमारी करंट एसेट्स है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारी करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटी का 2.5 गुना है। तो यहां पर जो करंट एसेट्स दे रखी है मैं उसकी जगह पर लिख देता हूं 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल जो कि होती है 12 लाख रुपए। तो करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 12 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल्स टू 8 लाख। करंट लायबिलिटी 8 लाख हो गई। लास्ट पॉइंट में मुझे पता करना है कैश और बैंक का बैलेंस। देखो, करंट लायबिलिटी 8 लाख आ गई तो इससे मैं करंट एसेट्स भी निकाल सकता हूं। 8 लाख का 2.5 गुना करंट एसेट्स हो गई विच इज 20 लाख। इस 20 लाख में मेरे पास में डेटर है, स्टॉक है और बचा हुआ कैश बैलेंस है। डेटर मैंने कैलकुलेट किए 5 लाख, स्टॉक मैंने कैलकुलेट किया 4 लाख, तो रिमेनिंग 11 लाख इज कैश एंड बैंक बैलेंस। इट इज बैलेंसिंग फिगर। और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। राइट। थोड़े ऊपर नीचे करके आपको इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, और ये जनवरी 2021 के अटेम्प्ट में आ चुका है। इसमें क्या दे रखा है? कुछ रेशियो दिए हुए और आपको एक बैलेंस शीट बनाकर दे रखी है। इस बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट द बैलेंस शीट गिवन बिलो। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपए। टोटल डेप्ट, ये जो टोटल डेप्ट है ना, टोटल डेप्ट का मतलब आप नोट कर लो, डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी। डेप्ट और करंट लायबिलिटी दोनों को ऐड करते हैं तो आता है टोटल डेप्ट। टू ऑनर इक्विटी, ऑनर इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड 0.75।
टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है 2 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 8 टाइम्स, फिक्स्ड एसेट्स टू ऑनर इक्विटी दे रखा है 0.6, और करंट डेप्ट का मतलब करंट लायबिलिटी, करंट डेप्ट का मतलब करंट लायबिलिटी टू टोटल डेप्ट 0.4। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट बैलेंस शीट में दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेप्ट करंट डेप्ट दोनों के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, फिक्स्ड एसेट्स पता करना है, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री और कैश, बस इतना ही है। ये जो बैलेंस शीट बनी हुई है इसको कंप्लीट करना है। तो एक काम करते हैं, ये बैलेंस शीट आप भी साथ जैसी बनी हुई है वैसी की वैसी आप नोट कर लीजिए। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, इस बैलेंस शीट को जैसा आपको दिया हुआ है उसी तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, लॉन्ग टर्म डेप्ट पता करना है, करंट डेप्ट ये भी पता करना है, फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स में इन्वेंट्री और बचा हुआ कैश। वर्किंग नोट नंबर 1, देखो शेयर कैपिटल दे रखी है ना, और आपको यहां पर दिया हुआ है टोटल डेप्ट टू ऑनर इक्विटी, ऑनर इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल। तो जो टोटल डेप्ट है, टोटल डेप्ट जो है वो ऑनर इक्विटी का 0.75 है। ऑनर इक्विटी 2 लाख है, तो आप इससे टोटल डेप्ट निकाल सकते हो, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.75, टोटल डेप्ट हो गया 1,50,000। अच्छा, टोटल डेप्ट में करंट लायबिलिटी भी आती है और डेप्ट भी आता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेशियो दिया हुआ है सबसे लास्ट में, करंट डेप्ट मतलब करंट लायबिलिटी टोटल डेप्ट का 0.4 है, तो आप इससे करंट डेप्ट निकाल सकते हो, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो करंट डेप्ट टोटल डेप्ट का 60,000 है, तो रिमेनिंग जो 90,000 है वो हो गया लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गया 90,000, करंट डेप्ट हो गया 60,000, और ये हमारी बैलेंस शीट बन गई 3,50,000। सेम टू सेम टोटल हम लिखेंगे एसेट साइड में भी 350। इसके बाद में हमें दे रखा है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 2 टाइम। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2, सेल्स हमें पता नहीं है बट हमें टोटल एसेट पता है विच इज 3,50,000। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेल्स को। वैसे तो सेल्स बैलेंस शीट में नहीं आती, बट हो सकता है इससे कुछ और कैलकुलेट हम कर पाए। सेल्स हो गई 7 लाख, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। अब वैसे तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक, बट यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने की कोई डिटेल है ही नहीं। तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह हमें यहाँ सेल्स को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ डिटेल ही नहीं है जिससे कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सके, और रेशियो दिया हुआ है तो इसका मतलब इन्वेंट्री तो इसी से कैलकुलेट होनी है 8 टाइम्स। तो हम इसको ऐसा करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्स को,
7 लाख डिवाइडेड बाय स्टॉक, इससे क्या होगा, हमें स्टॉक का अमाउंट पता चल जाएगा 7 लाख डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 87,500 स्टॉक का अमाउंट आ गया। तो हम बैलेंस शीट में इन्वेंट्री का अमाउंट लिखेंगे 87,500। फिर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स टू ऑनर इक्विटी। हमें फिक्स्ड एसेट्स नहीं पता बट हमें ऑनर इक्विटी पता है 2 लाख, तो हम इससे फिक्स्ड एसेट्स निकाल देंगे। फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू ऑनर इक्विटी 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.6, फिक्स्ड एसेट्स 1,20,000। 1,20,000 की फिक्स्ड एसेट्स हो गई, तो केवल एक ही बचा, वो है कैश। कैश क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग फिगर, कैश बैलेंसिंग फिगर 3,50,000 में से माइनस करेंगे 1,20,000, माइनस करेंगे 87,500, कैश बैलेंसिंग फिगर 142,500। और ये हमारी बैलेंस शीट XYZ कंपनी की कंप्लीट हो गई। ओके, इजी था। चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो भी ऐसा ही है, इसमें भी बैलेंस शीट इनकम्प्लीट दे रखी है, उसको पूरा करना है। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है कंप्लीट द बैलेंस शीट इन द टेबल बिलो। ये दिसंबर 21 में क्वेश्चन आ रखा है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं कि बैलेंस शीट इनकम्प्लीट दी हुई है, उसको कंप्लीट करो। वो तनिष्क लिमिटेड यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, टोटल डेप्ट, फिर से टोटल डेप्ट का मतलब क्या, डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी टू टोटल एसेट्स रेशियो 0.5, लॉन्ग टर्म डेप्ट टू इक्विटी 30%, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 20% है, अकाउंट रिसीवेबल पीरियड 36 डेज, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 55 डेज, क्विक रेशियो 0.9 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 64 लाख। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 20 लाख, फिर कुछ नहीं दिया हुआ है। बैलेंस शीट की टोटल दे रखी है 50 लाख। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब डेटर, कैश कुछ भी नहीं दिए हुए। कंप्लीट द बैलेंस शीट, एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर। चलिए जो बैलेंस शीट बनी हुई है ABC इंडस्ट्रीज की उसको बना देते हैं बैलेंस शीट, फिर इसको करेंगे हम कंप्लीट। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा, लॉन्ग टर्म डेप्ट ये भी नहीं दे रखा, अकाउंट पेबल ये भी नहीं दे रखा, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल और कैश बैलेंस। वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 64 लाख दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 64 लाख। ठीक है, और आपको यहां पर अच्छा बैलेंस शीट की टोटल दे रखी है 50 लाख, तो ये भी लिख ही लेते हैं। अगर लायबिलिटी साइड की टोटल 50 लाख है तो एसेट साइड की टोटल भी 50 लाख होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 64 लाख, और आपको यहां दे रखा है कि जो जीपी रेट है वो 20% है। इसका मतलब है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 80% है। किसका 80%? सेल्स का। तो हम इससे सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। 64 लाख डिवाइडेड बाय 80%, हमारी सेल्स हो गई 80 लाख रुपीस, 80 लाख हमारी सेल्स हो गई। करेक्ट। सेकंड पॉइंट, हमें इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड दे रखा है 55 डेज। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है डेज में? इन्वेंट्री
होल्डिंग पीरियड, इसका फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 55 डेज दे रखा है, 360 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो हम इसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। 360 डिवाइडेड बाय 55, 6.5455, करेक्ट। अब हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। मगर मैंने आपको कहा था ओपनिंग क्लोजिंग की कोई डिटेल नहीं दे रखी हो तो केवल स्टॉक, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको पता है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, तो स्टॉक आप निकाल सकते हो। 64 लाख आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, और इन्वेंट्री टर्न, ये जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो है 6.5455, तो स्टॉक आ जाएगा 64 लाख डिवाइडेड बाय 6.5455, ऑलमोस्ट 9,77,770 रुपीज़, 9,77,770 रुपीज़, ये आपका क्या आ गया? स्टॉक आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 9,77,770, करेक्ट। अब इसके बाद में हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल पीरियड दे रखा है। अकाउंट रिसीवेबल पीरियड मतलब डेटर कलेक्शन पीरियड। अकाउंट रिसीवेबल पीरियड 360 डिवाइडेड बाय DTR, DTR इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 10, 36, ये दे रखा है 36, तो DTR आ जाएगा 10 का। DTR का फॉर्मूला क्या होता है? DTR का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल की कोई डिटेल नहीं है तो आप, और ओपनिंग क्लोजिंग की कोई डिटेल नहीं है तो आप सीधा डेटर लिख सकते हो, मतलब रिसीवेबल्स लिख सकते हो। DTR कितना है? 10। क्रेडिट सेल्स, पूरी सेल्स को क्रेडिट मानेंगे 80 लाख डिवाइडेड बाय डेटर, तो डेटर कितने हो जाएंगे? डेटर हो जाएंगे 8 लाख रुपीज़ के। तो बैलेंस शीट में डेटर लिख देते हैं, इट इज़ 8 लाख रुपीज़। अब उसके बाद तो देखिए, अच्छा यहाँ एक दिया हुआ है लॉन्ग टोटल डेप्ट, टोटल एसेट्स का 0.4 है, और टोटल डेप्ट का मतलब क्या होता है? ये दोनों मिलकर, है ना, तो ये दोनों मिलकर टोटल एसेट का 0.4 है। टोटल एसेट्स कितनी हुई? आपने टोटल एसेट्स निकाली 50 लाख, टोटल एसेट्स का 0.4 मतलब ये दोनों मिलकर 20 लाख होते हैं। अगर ये दोनों मिलकर 20 लाख होते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 20, ये 20, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 10 लाख। कर सकते हैं? चलिए कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, टोटल डेप्ट इक्वल्स टू 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.4 इक्वल्स टू ₹20 लाख। तो शेयर होल्डर फंड कितना होगा? शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू 50 लाख टोटल लाइबिलिटीज माइनस टोटल डेप्ट 20 लाख, इसका मतलब है शेयर होल्डर फंड हो गया 30 लाख। 30 लाख रुपीज में इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? इक्विटी शेयर कैपिटल वो 20 लाख है, ₹20 लाख। तो रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंसिंग फिगर होगा, रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंसिंग फिगर होगा 10 लाख रुपीज। रिजर्व एंड सरप्लस को बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं यहाँ पे 10 लाख, और ये दोनों मिला के टोटल डेप्ट है जो कि 20 लाख है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी का 30% है। लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब ये वाला, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड जो कि होता है 30 लाख, उसका 30% लॉन्ग टर्म डेप्ट है। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना आ जाएगा? लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्वल्स टू 30 लाख इक्विटी
उसका 30%, 9 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ बैलेंस शीट में हम 9 लाख रुपए लिखेंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट में। तो बची हुई हो गई 11 लाख रुपीज़ का अकाउंट पेबल, मतलब करंट लाइबिलिटी आपकी कितनी हो गई, 11 लाख रुपए की हो गई। ठीक है। तो इसके बाद में हमें यहाँ पर एक रेशियो दे रखा है, देखिए ये वाला रेशियो काम आ गया, ये भी काम आ गया, ये भी काम आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर हमें दे रखा है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज 0.9। 0.9। क्विक एसेट्स हमें नहीं पता, मगर हमें करंट लायबिलिटी पता है 11 लाख। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं? हम इसे क्विक एसेट्स निकाल सकते हैं 9,90,000। क्विक एसेट्स में क्या क्या आता है? एक तो डेटर्स आता है और एक कैश आता है, स्टॉक नहीं आता। हमें डेटर्स पता है, मतलब रिसीवेबल्स हमें पता है 8 लाख रुपीज़। तो ये हो जाएंगे हमारे डेटर्स 8 लाख, तो कैश वर्किंग बैलेंसिंग फिगर 1,90,000। तो हमें कैश मिल जाएगी 1,90,000 और बची हुई हमें मिल जाएगी फिक्स्ड एसेट्स बैलेंसिंग फिगर। कितना आएगा फिक्स्ड एसेट्स? 50 लाख माइनस 190 माइनस 8 लाख और माइनस 977,770 इक्वल्स टू 30,32,230। और ये हमारी बैलेंस शीट हो गई कंप्लीट। आप इसको अगर कुछ पेंडिंग है तो कंप्लीट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। The accountant of Moon Limited has reported the following data. ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 60,000। फिर से वही अधूरी बैलेंस शीट है। ये क्वेश्चन मई 2018 के अटेम्प्ट में आ चुका है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, मतलब जीपी रेशो दिया हुआ है, सेल्स टोटल एसेट टर्नओवर रेशो दिया हुआ है, नेट वर्थ टू टोटल एसेट्स दे रखी है, करंट रेशो दिया हुआ है, लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है क्विक एसेट, टू करंट लायबिलिटी 1:1, क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स 0.8:1, एवरेज कलेक्शन पीरियड 60 डेज, एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर। आपको इस बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है, तो फिर से क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट आपको दे रखी है उसको आप बना लीजिए अपने रजिस्टर पर। बैलेंस शीट सबसे पहले हमें दे रखा है नेट वर्थ, फिर दे रखा है करंट लायबिलिटी, फिर हमें दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स, फिर स्टॉक, डेटर्स और कैश। करेक्ट। देखिए हमें सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 60,000, और जीपी रेशियो दिया हुआ है, तो इससे हम सेल्स पता कर सकते हैं। 60,000 ग्रॉस प्रॉफिट है और जीपी की रेट दे रखी है हमें 20%, तो हम इससे सेल्स कैलकुलेट करेंगे ₹3 लाख, और सेल्स में से अगर मैं जीपी को माइनस करूंगा तो इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 2,40,000 रुपीज़, 2,40,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। वर्किंग नोट नंबर सेकंड। फिर हमें यहाँ टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है 0.3:1,
टोटल एसेट टर्नओवर, टोटल एसेट्स टर्नओवर इक्वल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है 0.3 का, तो 0.3 इक्वल्स टू सेल्स हमें दे रखी है 3 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट इक्वल्स टू ₹10 लाख। हमारी टोटल एसेट्स 10 लाख की हो गई। तो यहाँ पर हम टोटल एसेट्स करते हैं 10 लाख और सेम टू सेम टोटल हम किसकी लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड की भी लिखेंगे। नेक्स्ट हमें दे रखा है नेट वर्थ टोटल एसेट्स का 0.9 है, तो 10 लाख की टोटल एसेट्स उसका 0.9 लाख हमारी नेट वर्थ हो गई, तो मतलब 1 लाख हमारी करंट लाइबिलिटी हो गई। फिर दिया हुआ है कि जो करंट रेशियो है वो 1.5 है। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। 1.5 इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो इससे क्या मिलेगी हमें करंट एसेट्स मिलेगी 1,50,000। अच्छा, बैलेंस शीट की टोटल कितनी है, 10 लाख है। तो अगर मैं टोटल एसेट्स 10 लाख में से करंट एसेट्स 150 माइनस करूंगा तो मुझे फिक्स्ड एसेट्स मिल जाएगी 8,50,000। बैलेंस शीट में मैं 8,50,000 लिखूंगा फिक्स्ड एसेट्स को, करेक्ट। फिर मुझे दे रखा है लिक्विड एसेट्स करंट लायबिलिटी का 1:1 है। इसका मतलब है लिक्विड एसेट्स मतलब क्विक एसेट जितनी करंट लायबिलिटी है उतनी ही क्विक एसेट है। करंट लायबिलिटी कितनी है, करंट लायबिलिटी है 1 लाख, मतलब क्विक एसेट्स भी 1 लाख है। तो मैं इसे स्टॉक निकाल सकता हूँ। करंट एसेट्स में से अगर क्विक एसेट्स माइनस करेंगे तो स्टॉक आ जाएगा। करंट एसेट्स कितनी है 150, स्टॉक क्विक एसेट्स कितनी है 1 लाख, तो मेरा स्टॉक आएगा ₹50,000। बैलेंस शीट में स्टॉक आएगा 50,000 रुपये। फिर मुझे दे रखा है क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स का 0.8:1 है। मेरी टोटल सेल्स कितनी है, मेरी टोटल सेल्स है 3 लाख, तो मेरी क्रेडिट सेल्स कितनी होगी उसका 80%। 3 लाख का 80% मेरी क्रेडिट सेल्स हो गई 2,40,000 रुपये। इट इज़ क्रेडिट सेल्स। फिर आपको यहाँ दे रखा है कि जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो 60 डेज है और 1 ईयर इक्वल टू 360 डेज आपको एज्यूम करना है। डेटर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डेटर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है, यहाँ 360 है तो 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। ये कितना दे रखा है 60 डेज दे रखा है, इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 6। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर। ओपनिंग क्लोजिंग तो कुछ है नहीं, बिल्स रिसीवेबल भी नहीं है, तो डेटर्स। ये दे रखा है 6, क्रेडिट सेल्स है 2,40,000, तो मेरे डेटर कैलकुलेट हो जाएंगे। डेटर इक्वल टू 40,000, डेटर्स ₹40,000। तो मैं बैलेंस शीट में डेटर को लिखूंगा 40,000 रुपये। इससे मेरी कैश बैलेंसिंग फिगर आएगी विच इज़ 60,000 और ये हमारी बैलेंस शीट हो गई कंप्लीट। कुछ पेंडिंग है तो आप पूरा कर लीजिए। ओके, ऐसा एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको अब हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर पॉसिबल हो तो एक बार आप ट्राई करना, नहीं तो अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। और आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हम रेशियो के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करके इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो ओके, मिलते हैं।
नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।